India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी और मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं है, उन्हें जमानत क्यों नहीं दी जा रही है। इस दौरान कोर्ट ने कहा है कि जब आपको जमानत निचली अदालत से भी मिल सकती है तो ऐसे में आप हाई कोर्ट क्यों आए हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करने के साथ साथ समय दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में जमानत की मांग करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। इसी दिन केजरीवाल की उस याचिका पर भी सुनवाई होगी जिसमें उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट किए बिना जमानत मांगने के लिए सीधे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि इस मामले में 4 सह आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। सीबीआई ने मामले में तब गिरफ्तार किया जब निचली अदालत से केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत मिल चुकी है। सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा कि केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है। ऐसे में जमानत पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। सीबीआई के वकील ने कहा कि आमतौर पर पहले निचली अदालत में जमानत याचिका दायर होती है, उसके बाद हाईकोर्ट में दायर की जाती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जो दलील है कि बिना निचली अदालत में जमानत याचिका दायर किए सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इस दलील पर बाद में विचार किया जाएगा। सिंह ने अदालत को बताया कि जमानत याचिका और केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में उठाए गए आधार एक जैसे हैं और मुख्यमंत्री के पास जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाने का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। सिंघवी ने कहा कि ये ऐसा मामला नहीं है। केजरीवाल ना तो घोषित अपराधी है और न ही आतंकवादी है। सिंघवी ने ये तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को रिमांड पर लेते हुए ये तर्क पाया था कि सीआरपीसी की धारा 41A का उल्लंघन नहीं किया गया, इसीलिए सत्र न्यायालय जाना निरर्थक होगा। अरविंद केजरीवाल की 3 जुलाई को सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी। सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 3 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद 29 जून को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीएम ने सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में हाईकोर्ट पहले ही सीबीआई को नोटिस जारी कर चुकी है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सबसे पहले ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी। उन्होंने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। ईडी के मामले में निचली अदालत ने उन्हें 20 जून को जमानत दी। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट। नीट यूजी परीक्षाओं को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। एनटीए ने दाखिल किए गए अपने हलफनामे में कहा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटना की शिकायत आई है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इसमें कई गिरफ्तारियां भी की गई है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इस मामले में जांच एजेंसी पेपर लीक करने के पीछे के संगठित गिरोह और सरगना का पता लगाने वो जांच जारी है और ऐसे में सीबीआई ने कहा है कि पेपर लीक
की सूचना मिलते ही सरकार ने कदम उठाए गए। हालांकि परीक्षा रद्द करना उचित नहीं है क्योंकि ये होनहार छात्रों के साथ धोखा होगा। सरकार ने परीक्षा रद्द नहीं किए जाने पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2021 के सचिन कुमार विरुद्ध डीएसएसबी में जारी फैसले का हवाला दिया है। सरकार ने कहा है कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक हाई लेवल कमेटी एनटीए को बेहतर बनाने और परीक्षाओं को सही तरीके से कराने के सुझाव देने के संबंध में गठित की गई है। इस कमेटी का नेतृत्व पूर्व इसरो चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन कर रहे हैं, जो कि 2 महीने में मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेंगे। पेपर लीक करने के पीछे संगठित गिरोह और सरगना का पता लगाने के लिए जांच लगातार जारी है। सरकार ने कहा है कि सीबीआई जांच में मिली लीड के आधार पर आगे बढ़ रही है। पेपर लीक के पीछे कौन है, इसका जल्द पर्दाफाश होगा। हर एक पहलू पर गौर किया जा रहा है और हर एक तथ्य को खंगाला भी जा रहा है। सरकार ने हाल ही में लागू किए गए सार्वजनिक परीक्षा कानून का दिया है हवाला और कहा है कि भविष्य में ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्ती से निपटा जा सके, इसके लिए सरकार सख्त कानून लेकर आई है। सरकार की ओर से शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक वरुण भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। समलैंगिक विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को विचार करेगा। सीबीआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ याचिकाओं पर चैम्बर में विचार करेगी। इसके बाद जज तय करेंगे कि समीक्षा याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई होनी चाहिए या नहीं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ इस बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल रहेंगे। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ संविधान पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा भी शामिल है। संविधान पीठ ने 17 अक्टूबर 2023 को अपने निर्णय में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से तो मना कर दिया था, लेकिन उनको बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया था। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने निर्णय में 2 टूक कहा था कि हम समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों को सामाजिक और कानूनी अधिकार देने के लिए पैनल का गठन करने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में कहा था कि शादी करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देना संसद के अधिकार क्षेत्र में है और तब 5 जजों की बेंच में भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल ने समलैंगिक साझेदारियों को मान्यता देने की वकालत की थी। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पुनर्विचार याचिकाओं के दाखिल होने के कारण फिर से फैसले की समीक्षा करेगी। इसके लिए 10 जुलाई की तारीख तय की गई है। उत्तर प्रदेश के बरेली जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव को स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट से बड़ी राहत मिली है। बबलू श्रीवास्तव को कोर्ट से बरी कर दिया है और बबलू श्रीवास्तव के भांजे संकल्प श्रीवास्तव को कोर्ट ने दोष मुक्त करार दिया है। बता दें आपको कि बाकी अन्य आरोपियों को अपहरण कांड में दोषी करार दिया गया है। बहुचर्चित सराफा कारोबार पंकज महिंद्रा अपहरण कांड में गैंगस्टर कोर्ट ने यह फैसला सुना है। प्रयागराज के गैंगस्टर एक्ट के स्पेशल जज विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने इस मामले की सुनवाई की और दरअसल प्रयागराज के सराफा कारोबारी पंकज महिंद्रा ने अपहरण मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव समेत 10 लोग आरोपी बनाए गए थे। सराफा व्यवसायी पंकज महिंद्रा का अपहरण सितंबर 2015 में हुआ था। उस समय बबलू श्रीवास्तव के नाम पर सराफा कारोबारी से 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। इस मामले में एसटीएफ ने फतेहपुर के एक फार्म हाउस से पंकज महिंद्रा को बरामद किया था। मौके से पुलिस ने 9 mm और 32 बोर की 2 पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, ऑल्टो कार, लैपटॉप, मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड बरामद किए थे। बरेली जेल में बंद डॉन बबलू श्रीवास्तव को कोर्ट में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। बाकी 9 आरोपी फैसला सुनाए जाने के समय अदालत में मौजूद रहे और इस मामले में अभियोजन की ओर से 21 गवाहों को पेश किया गया था। बबलू श्रीवास्तव का असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। आगे की पढ़ाई और तैयारी के लिए लखनऊ पहुंचा। लखनऊ के लॉ कॉलेज में दाखिले के बाद उसने तैयारी शुरू कर दी। साल 1982 में कॉलेज में चुनाव हो रहे थे और उसके एक दोस्त नीरज जैन ने
महामंत्री पद के लिए पर्चा दाखिल कर दिया। बबलू भी उसके लिए प्रचार करने लगा। एक दिन विरोधी गुट के साथ झगड़ा हो गया। इसमें एक छात्र को चाकू मार दिया गया। इसके बाद बबलू श्रीवास्तव को कई बार जेल हो गई। यहीं से जरायम की दुनिया में उसके कदम पड़ गए। कोर्ट ने राजकोट में टीआरपी गेम जोन अग्निकांड को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है, जिसके परिणाम स्वरूप मई में 27 लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने सवाल किया कि अवैध ढांचे के खिलाफ विध्वंस आदेश का क्रियान्वयन लगभग 1 साल से क्यों नहीं किया गया। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ को सौंपे गए हलफनामे के जवाब में ये टिप्पणी आई है, जो आग लगने के एक दिन बाद ही 26 मई को शुरू की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। गुजरात सरकार ने आग लगने के संबंध में अपनी तथ्य खोज जांच रिपोर्ट भी सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट को सौंपी और चीफ जस्टिस अग्रवाल ने राज्य के हलफनामे की समीक्षा करते हुए कहा कि राजकोट नगर निगम के अधिकारियों को टीआरपी गेम जोन की अवैध स्थिति के बारे में पता होने के बावजूद इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि जून 2023 में इसे ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया था। खंडपीठ ने पिछले महीने आग की जांच पर असंतोष व्यक्त किया और ये निर्धारित करने के लिए तथ्य खोज जांच का आदेश दिया कि अवैध गेम जोन कैसे स्थापित किया गया, इसके अस्तित्व में अधिकारियों की क्या भूमिका थी और इसके कारण गुजरात सरकार ने आईएएस अधिकारी मनीष चंद्रा पी स्वरूप और राजकुमार बेनीवाल की एक तथ्य खोज समिति बनाई है। खंडपीठ ने राज्य सरकार के इस दावे पर भी नाराजगी जताई है। तत्कालीन आरएमसी आयुक्त को अवैध संरचना के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि टीपीओ और उनका कार्यालय मामले को संभाल रहा था और ध्वस्तीकरण नोटिस टीपीओ द्वारा भेजा गया, न कि नगर प्रमुख द्वारा। चीफ जस्टिस ने जोर देकर कहा कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेरे संज्ञान में नहीं लाया गया, ये कोई बहाना नहीं है। मैं भी ऐसा नहीं कह सकती हूँ। मुझे हर चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे वह अच्छी हो या फिर बुरी हो। ये एक संस्था के प्रमुख का दृष्टिकोण होना चाहिए। 25 मई को राजकोट के नाना मावा इलाके में खेल क्षेत्र में लगी भीषण आग में 4 बच्चों सहित 27 लोग मारे गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक विवाहित महिला को 25 सप्ताह से अधिक का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी ताकि वह कैंसर के इलाज का लाभ उठा सके। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा है कि महिला को गर्भवती होने के दौरान ही अग्नाशय कैंसर का पता चला था। खंडपीठ ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में महिला के जीवन के लिए किसी भी जोखिम का उल्लेख नहीं किया गया। यदि उसे गर्भावस्था की चिकित्सा समापन के तहत अनुमति दी जाती है, रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सुझाव देता हो कि एमटीपी की प्रक्रिया से उसके स्वास्थ्य को कोई खतरा है, सिवाय इसके कि वह एनीमिक है और उसे ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता है। हमने याचिकाकर्ता नंबर 1 की याचिका पर विचार किया। जैसा कि याचिका में कहा गया, वह कहती है कि वह बीमारी से बुरी तरह से पीड़ित है और असहनीय दर्द भी हो रहा है। वह ये भी कहती है कि उपशामक उपचार उसे लंबे समय तक और अधिक आराम से जीने में मदद कर सकता है। न्यायाधीशों ने अपने आदेश में दर्ज किया कि खंडपीठ ने कहा है कि हम याचिकाकर्ता नंबर 1 के प्रजनन स्वतंत्रता के अधिकार, उसके शरीर पर उसकी स्वतंत्रता और उसके पसंद के अधिकार के प्रति सचेत है। इन परिस्थितियों में मेडिकल बोर्ड, टाटा मेमोरियल सेंटर के डॉक्टर की राय और याचिकाकर्ताओं की इच्छा पर विचार करते हुए हम उसे अपनी गर्भावस्था को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति देने के लिए इच्छुक है। यदि याचिकाकर्ता नंबर 1 ऐसा करना जारी रखता है। खंडपीठ ने 2 जुलाई को किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल के विभिन्न विभागों के डॉक्टर्स के दल के नेतृत्व में एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था, जो महिला की जांच करेगा और ये जानने के लिए क्या वह एमटीपी दे सकती है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को सजावट और अन्य उद्देश्यों के लिए प्लास्टिक या कृत्रिम फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली रिट याचिका के जवाब में अपने हलफनामे दाखिल करने के आदेश दिए हैं। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ एसोसिएशन ऑफ नेचुरल फ्लावर ग्रोवर्स पुणे द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्लास्टिक के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि वह राज्य द्वारा 2022 में जारी अधिसूचना के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एकल उपयोग के लिए सभी प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना में सभी वस्तुओं का उल्लेख किया गया, लेकिन इन फूलों का नहीं। राज्य केवल अधिसूचना क्यों नहीं जारी कर सकता? पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर याचिकाकर्ताओं द्वारा राज्य को दिए गए प्रतिनिधित्व को दोहराया है। इस पर आपत्ति जताते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि पत्र लिखने के बजाय आप महाराष्ट्र गैर जैव निम्नीकरणीय कचरा नियंत्रण अधिनियम 2006 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए एडवोकेट असीम नफड़े ने बताया है कि राज्य में 2022 की अधिसूचना में 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया। उन्होंने आगे बताया कि प्लास्टिक के फूलों की मोटाई 30 माइक्रोन होती है, जो परिस्थिति की तंत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। अपनी दलील को पुष्ट करने के लिए नफड़े ने ऐसे फूलों के प्रभाव पर तैयार शोध रिपोर्ट का हवाला दिया। हालांकि पीठ ने राज्य और केंद्र सरकार से 4 सप्ताह के भीतर याचिका पर अपने जवाब दाखिल करने को कहा और सुनवाई स्थगित कर दी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शेयर बाजार में तेजी के बीच सेबी और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण या एसएटी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। गुरुवार को मुंबई में एसएटी के नए परिसर और वेबसाइट के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने सेबी और एसएटी द्वारा बाजार की सफलताओं का जश्न मनाते हुए सावधानी बरतने और स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जितना अधिक आप शेयर बाजार में तेजी देखेंगे, मेरा मानना है कि सेबी और सैट की भूमिका उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि ये संस्थान सावधानी बरतेंगे और सफलता का जश्न मनाएंगे, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करेंगे कि संस्थानों की विश्वसनीयता बनी रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि पर्याप्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा, निष्पक्षता और बिना किसी मनमानी के न्याय के साथ कानूनी प्रणाली निवेशकों का विश्वास बनाने की कुंजी है, जो कि बदले में बेहतर आर्थिक परिणामों की ओर ले जाती है। सीजीआई ने बताया कि जब निवेशकों को लगता है कि उनके निवेश कानून द्वारा संरक्षित हैं और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र मौजूद है, तो वे निवेश करने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे पूंजी निर्माण, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। सीजीआई ने याद दिलाया कि सेबी जैसे विनियामक और सैट जैसे अपीलीय मंच स्थिर और पूर्वानुमानित निवेशक वातावरण को बढ़ावा देने में अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व रखते हैं। सैट के बढ़ते महत्व को देखते हुए सीजीआई ने कहा है कि न्यायाधिकरण में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने की तत्काल आवश्यकता है। देश के अन्य हिस्सों में सैट की अपील क्षेत्रीय पीठों की स्थापना की आवश्यकता भी हो रही है। सीजीआई ने कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद भी वर्चुअल सुनवाई, ई फाइलिंग सहित प्रौद्योगिकी को अपनाने में सबसे आगे रहने के लिए सैट की सराहना की है। समाचार एजेंसी एएनआई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसकी सामग्री को बाद में चोरी कर लिया गया। जस्टिस मिनी पुष्करना ने मामले की सुनवाई की और मुकदमे में समन जारी किया। एएनआई ने पीटीआई पर उसके कैमरा पर्सन द्वारा शूट किए गए एक वीडियो को अवैध रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोबारा प्रस्तुत करने का आरोप लगा है। इसी संदर्भ में आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि क्या साहित्यिक चोरी के लिए दंडात्मक प्रावधान है, क्या सिविल वाद या मुआवजे का प्रावधान है।
क्या प्लागरिज्म एक क्राइम है? क्या इसके रिगार्डिंग सिविल सूट या कॉम्पनसेशन के कोई प्रोविजंस हैं? इंडिया में प्लागरिज्म को कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंडर वायलेशन कंसिडर किया जाता है। इस एक्ट के सेक्शन 63 के अंडर अगर कोई भी पर्सन वर्क प्लेस पे नोइंगली कॉपीराइट इन्फ्रिंज करता है या फिर किसी को इन्फ्रिंजमेंट के लिए अबेट करता है तो उसे 3 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट एंड 50,000 से 2 लाख तक का फाइन पनिश किया जा सकता है। प्लागरिज्म और अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कॉपीराइट के केसेस में कॉपीराइट ओनर्स डैमेजेस और कॉम्पनसेशन के लिए सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। अगर वो पर्सन गिल्टी प्रूव हो जाता है तो इन्फ्रिंजर्स को डैमेजेस पे करने होंगे, जिनमें कॉपीराइट ओनर्स के जो भी एक्चुअल डैमेजेस हैं और अनऑथराइज्ड यूज से इन्फ्रिंजर को जो भी प्रॉफिट हुआ है वो सब इंक्लूड होगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.